हेलो स्टूडेंट, आज हम श्वसन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक दिन हमने और जो एक वीडियो में श्वसन के बारे में बताया था, रेस्पिरेशन, लेकिन उसमें हम केवल जो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन और रेस्पिरेशन कैसे होता है इसके बारे में बताया था। आज हम जंतुओं के रेस्पिरेशन यानी जंतुओं के श्वसन और पादप के श्वसन के बारे में बताएंगे कि किस तरह से पौधे जो है श्वसन क्रिया करते हैं और किस तरह से जो है जंतु अपनी श्वसन क्रिया पूर्ण करते हैं। एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं पौधों की कि पौधे किस तरह से अपनी श्वसन क्रिया को पूरा करते हैं और उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें पादप श्वसन यानी प्लांट रेस्पिरेशन। एक तो सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे कि पौधे किस तरह से श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं। पौधों जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, हमने एक वीडियो में यही बताया प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, क्या होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पौधों का श्वसन क्रिया ही होती है। उसमें पौधे भोजन भी बनाते हैं और श्वसन क्रिया भी करते हैं। पौधे की जो पत्तियां होती हैं, आपने पत्तियां देखी होंगी पौधे की, इस तरह से पत्तियां होती हैं। मान लो पीपल की पत्ती है और इस पीपल की पत्ती में ये छोटे छोटे, एक दिन हमने आपको बताया होगा एक वीडियो में कि ऐसे छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो ये छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं इनको कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं इनको? स्टोमेटा कहते हैं। हिंदी में कहा जाए तो इनको कहते हैं पर्णरंध्र। ये पर्णरंध्र कहलाते हैं। और जो पत्तियों में या प्लांट में जो पत्तियां होती हैं उनमें जो छिद्र ये होते हैं स्टोमेटा, इनके द्वारा ही पौधे क्या करते हैं? वायु का आदान प्रदान करते हैं। इन्हीं के द्वारा वायु बाहर निकलती है और इन्हीं के द्वारा वायु अंदर लेते हैं और इस तरह से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। क्योंकि पौधे जो होते हैं इसी के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट भी बनाते हैं। और यहाँ ये इसके क्या करते हैं, अब लेते क्या है? जो ये ग्रहण करते हैं, ये जो श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं वो ग्रहण करते हैं CO2। ये पौधे जो ग्रहण करते हैं तो क्या ग्रहण करते हैं? CO2। यानी इनका ये श्वसन क्रिया में जो सांस लेते हैं कौन सी गैस? CO2 या कहा जाए कार्बन डाई ऑक्साइड, ये जो है लेते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड लेते हैं, ये ग्रहण करते हैं। हमने बताया ना कि जो है गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए इनको इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। इसकी CO2 की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। ग्रहण कहां से करते हैं? तो ग्रहण करते हैं स्टोमेटा यानी पर्णरंध्र से करते हैं। और इसके बाद जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उससे एक गैस प्रदान करते हैं, या कहा जाए पत्तियों का ये होता है उत्पाद। क्या होता है? ये पत्तियों का या प्लांट्स का ये उत्पाद होता है। एक क्वेश्चन आज हमने दिया है, उसमें हमने डाला है कि स्वपोषी, जो स्वपोषी होते हैं वो अपने भोजन बनाने में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद इस्तेमाल करने के बाद वो जो है क्या उत्पाद करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं और जो है सनसेट यानी सूर्य का प्रकाश लेते हैं
और एक चीज और जो उनमें खुद में पाई जाती पत्तियों में, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाई जाती है। फिर ये जिस सब सारे मिलकर क्रिया करते हैं, और जब क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के बाद यहां से जो मुक्त होती है, मुक्त क्या होती है? वो होती O2। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। ठीक, तो इस तरह पौधे से क्या जो मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो वही गैसों को आदान किया और गैस को ही प्रदान किया। लेकिन कैसे? जब ये अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तब जो है ये इस तरह ये क्रिया करते हैं। लेकिन जो पौधे होते हैं, ये जो रंध्र है पौधों में, पत्तियों में उनके, ये रंध्र जो है खुलते कब हैं? जब इनमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इन रंध्रों में जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इन पे, तब ये क्या होंगे? तब ये ओपन होंगे, खुलेंगे। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश अस्त हो जाता है तो क्या हो जाते हैं? इनके रंध्र आपस में बंद हो जाते हैं। तो जब जैसे ही बंद हो जाते हैं तो ये अपोजिट क्रिया करने लगते हैं। अपोजिट का मतलब होता है इस तरह से ये क्रिया करने लगते हैं। तो ये पौधों के रात्रि प्रकाश संश्लेषण या कहा जाए अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण क्रिया, और जो दिन में होती है वो प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। यानी फिर वो रात में, जब रात होती है तब वो जो है ऑक्सीजन नहीं निष्कासित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं करते हैं, वो वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण ही निकालते रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते रहते हैं। तो ये क्रिया जो है पौधों में श्वसन क्रिया होती है। इस तरह से पौधे जो है सांस लेते हैं। इस तरह से ये O2 को मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। आपने कभी सुना होगा बुजुर्गों से कि रात्रि में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? इसका यही कारण है कि पौधों के नीचे, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, यानी जो हार्ट के मरीज होते हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके लिए घातक होता है। क्योंकि उस समय रात्रि में पौधे जो पेड़ जो होते हैं वो जो है ऑक्सीजन निष्कासित नहीं करते हैं और उल्टा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे उनको सांस लेने में तकलीफ होगी और उनकी मृत्यु भी हो सकती है, ये माना गया है। लेकिन एक ऐसा पेड़ भी है, एक ऐसा वृक्ष भी है जो 24 घंटे 24 आवर्स क्या ऑक्सीजन प्रदान करता है। 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसीलिए उसको पूजा भी जाता है। और वो कौन सा है? पीपल। पीपल का जो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष क्या करता है? ये जो 24 घंटे क्या करता है? ऑक्सीजन प्रदान करता है। 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। और इसके पूजने के दो कारण हैं, एक है जो है वैज्ञानिक कारण, एक है जो है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या मानते हैं लोग? धार्मिक कारण में मानते हैं कि इसमें भगवान रहते हैं, इसी वजह से इसको पूजते हैं। और जो वैज्ञानिक कारण है, जो वैज्ञानिक पूछते हैं, वो कारण है कि ये जो है 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। इस वजह से ये पौधा पूजने लायक है, ये वृक्ष पूजने योग्य है, इसलिए इसको पूजते हैं। तो ये हो गया पौधे का श्वसन। इस तरह से पौधा अपना श्वसन करता है। आगे बात करते हैं हम मानव श्वसन, यानी जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। सॉरी, मनुष्य में नहीं, अभी जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। जंतुओं में श्वसन जंतुओं में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब जो जंतु होते हैं, जंतुओं में पर्यावरण को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जो जंतु हैं जितने, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन।
जो ऑक्सीजन है उनके लिए प्राणदायिनी गैस कही गई है। और जो प्रत्येक जंतु होते हैं वो भिन्न भिन्न वातावरण में रहकर भिन्न भिन्न तरीके से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और अपना श्वसन क्रिया पूरा करते हैं। अधिकतर जितने स्थलीय प्राणी हैं, जो बड़े प्राणी हैं, वो जो अपना जो श्वसन क्रिया पूरा होता है उनका वो जो लंग्स यानी फेफड़ों के द्वारा पूरा होता है। कुछ ऐसे जंतु हैं जिनको कहते हैं जलीय जंतु। जलीय जंतु, जलीय जंतु उनमें दिक्कत है। हम लोग क्या है, बाहर रह रहे हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है, नाक हमारी स्पष्ट रूप से है, इस वजह से आराम से जो है हम ऑक्सीजन को लेते हैं और लेने के बाद जो है फेफड़े उन शुद्ध ऑक्सीजन को अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड जो बन जाती है उसको बाहर कर देते हैं। लेकिन जो जलीय जंतु होते हैं, जलीय जंतु कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? क्योंकि जंतु है तो इसलिए उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो जो जलीय जंतु होते हैं वो भी ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं और उनको ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए हमसे ज्यादा क्षमता चाहिए, हमसे ज्यादा उनको ताकत की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपने कभी देखा होगा मछलियां जो रखी रहते हैं एक्वेरियम में, तो उनमें देखा होगा मछली हमेशा मुंह चलाती रहती है, ऐसे ऐसे मुंह चलाती रहती है। तो उसका कारण क्या है? वो कुछ खाती नहीं है, वो खाने का कारण नहीं, खाने को चला रही है। वो क्या करती है मछली कि जो O2 मिक्स प्लस जल, यानी जो ऑक्सीजन से मिश्रित जल होता है, क्योंकि प्रत्येक जल में ऑक्सीजन की मात्रा जरूर होती है, तो जो मिश्रित जल होता है तो मछली क्या होती है कि जो है इसको, इस जल को क्या करती है, अपने अंदर लेती है मुंह के द्वारा, और मुंह के द्वारा अंदर लेकर इतने फोर्स से अपने गलफड़ों द्वारा बाहर कर देते हैं। उनके जो मछली देखे होंगे इस ऐसे बने होते हैं यहाँ पे, ठीक, तो जो है वो पानी लिया और पानी लेने के बाद इसको ऐसे किया और बाहर निकाल देते हैं। उनके गलफड़ों को निकाल के देख दो, इस तरह की संरचना मिलती है, इस तरह की, और यहाँ पे होता ब्राउन कलर के होते हैं और थोड़ा रेड। तो इस तरह जो है क्या करते हैं कि वो गलफड़ों द्वारा जो है उसको बाहर निकाल देते हैं। और उनके जो गलफड़े होते हैं, गलफड़ों में ऐसी संरचनाएं बनी होती है कि वो क्या करती है कि उसमें मिश्रित ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं और शेष जल को क्या करती हैं, निष्कासित बाहर निकाल देती हैं। तो इस तरह जलीय जंतु के बारे में अगर कहे, कोई पूछे कि जलीय जंतु किस तरह से सांस लेते हैं, तो वो जो है गलफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या अपना श्वसन क्रिया पूरा करते हैं। क्योंकि उनके पास फेफड़े नहीं होते हैं, तो मछलियां जो अपने मुंह में जल बड़ी तेजी से लेती हैं और बड़े फोर्स से उसको बाहर निकाल देती हैं गलफड़ों के द्वारा, और जो उसमें मिश्रित ऑक्सीजन होती है उसको जो है अपने अंदर रख लेते हैं और बाकी जो है अपशिष्ट जो जल होता है उसको बाहर की ओर निकाल देते हैं। एक तो इनको गलफड़े भी कहते हैं, इनको क्लोम भी कहते हैं, और इनको जो है गिल्स भी कहते हैं, इनको गिल्स भी कहते हैं। इस तरह से मछलियां, जंतु, बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं, बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं कि अपने त्वचा के द्वारा भी सांस लेते हैं। और एक ऐसा जंतु है जो दो जगह से सांस लेता है, एक अपनी त्वचा से और दूसरी जो है अपने लंग्स से, और वो है मेढक। मेढक ये एक ऐसा जंतु है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेढक जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। तो जब मेढक जो होता है, जब ये जल के अंदर जाता है, मेढक जब जल के अंदर पहुंच जाता है, तब ये जो है अपने त्वचा के द्वारा, किसके, त्वचा के द्वारा सांस लेना शुरू कर देता है। कब, कहां पे, जल के अंदर, जल के अंदर किसके, त्वचा के द्वारा सांस लेना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही स्थल में आता है मेढक, तो किसके द्वारा, ये अपने फेफड़ों के द्वारा, अपने
फेफड़ों के द्वारा। कहां पर? स्थल पर। स्थल पर अपने फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है और जल में त्वचा के द्वारा सांस लेता है। तो इस तरह से जो जंतु होते हैं वो अलग अलग जहां जैसे वातावरण में रहते हैं उस तरह सांस लेते हैं और अलग अलग अंगों से सांस लेते हैं। एक लेकिन जो अधिकतर जो बड़े जंतु पाए जाते हैं उनका सबका एक ही होता है, लंग्स, इनके द्वारा सांस लेते हैं। तो इस तरह पादप कैसे श्वसन करते हैं, जंतु कैसे श्वसन करते हैं। अब बात करते हैं मनुष्य। मनुष्य के श्वसन के बारे में आपको बता दें कि मनुष्य किस तरह से श्वसन क्रिया संपन्न करता है। मनुष्य में श्वसन, मनुष्य किस तरह से श्वसन करता है। तो मनुष्य के शरीर में वायु नासा द्वारा प्रवेश करता है, यानी जो ऑक्सीजन होती है, पहले हमने आपको बताया जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो जो ऑक्सीजन होती है O2 वो मनुष्य कहां से ग्रहण करता है? नासा द्वार। कहां से? नासा द्वार से ग्रहण करता है, यानी ये द्वार होते हैं नासा द्वार, इनसे ग्रहण करता है। अब जो वातावरण में, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन में शुद्धता भी है, शुद्धता नहीं भी है, क्योंकि वायु के साथ धूल है, धूल के कण है और अन्य पदार्थ मिश्रित होते हैं। तो अगर जो है डायरेक्ट हमारे अंदर गैस जाती है, ऑक्सीजन जाती है, तो उसके साथ में ना जाने कितना धूल का कण जाएगा और हमारे जो लंग्स को एकदम स्थगित कर देगा, जिससे हमारी मृत्यु हो जाती है। तो उसके लिए प्रकृति ने हमारे शरीर को इस तरह बनाया है कि उसका भी इंतजाम कर दिया। कैसे? नासा द्वार जो होते हैं, नासा द्वार में रोए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोए। रोए या कहा जाए छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। और वहां पर जो पाई जाती है श्लेष्मी परत। क्या पाई जाती है? वहीं पर होती श्लेष्मी परत। श्लेष्मी परत होती है कहां पर? नासा द्वार पर। जो नासा द्वार है यहाँ जो है छोटे छोटे बाल और जो श्लेष्मी परत पाई जाती है। अब श्लेष्मी परत का कार्य क्या होता है? ये जो है जब हम सांस लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो जैसे ही जो यहां से होकर ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो अंदर जाती है तो जो धूल के कण होते हैं, जो अनैच्छिक पदार्थ होते हैं, उनको क्या करते हैं? रोए यानी बाल जो होते हैं उनमें फंस जाते हैं। अब फंस तो जाते हैं, अब दिक्कत होगी, फंस जाएंगे तो फिर जो है बड़ी तेजी से गिरेंगे बाहर। तो उसके लिए श्लेष्मी परत पाई जाती है। तो क्या करते हैं? जैसे ही फंस जाते हैं तो वो जाकर श्लेष्मी परत में चिपक जाते हैं, प्रत्येक जो धूल के कण चिपक जाते हैं। और इसके बाद जो है जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है और अंदर प्रवेश करके नासा द्वार से आगे बढ़ती है और कंठ, कहां पर? कंठ में पहुंचती है। कंठ यहाँ पर पहुंचती है, ठीक। और कंठ में प्रभावित, कंठ में पहुंचती है और कंठ में पहुंचकर कंठ में एक और नली पाई जाती है। कंठ में जो नली पाई जाती है, कंठ में श्वास नाल। क्या होती है? कंठ में श्वास नाल होती है। और इस O2 नासा द्वार, कंठ और श्वास नाल में जाकर पहुंचती है। श्वास नाल में जब पहुंचती है तो श्वास नाल से होते हुए वायु फुफ्फुस में प्रभावित होती है। फुफ्फुस, अब आप ये नहीं जानेंगे, यहाँ पे हम दिखा दें। फुफ्फुस, फुफ्फुस का मतलब होता है, आप नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़े। एक तो
फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़े। अब ऑक्सीजन सांस नाल से फुफ्फुस में पहुंचती है, यानी फेफड़ों में जाकर पहुंचती है। और फुफ्फुस के अंदर वायुमंडल छोटी छोटी नलिकाओं में, अब जो हमारे फेफड़े होते, लंग्स होते, उनमें छोटी छोटी बारीक सी जो नलिकाएं पाई जाती हैं, वहां पर पहुंचता है। और वहां पर होती है कूपिकाएं। क्या होती हैं? कूपिकाएं। तो फुफ्फुस से कहां पे? छोटी छोटी नलिकाओं में। छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं, पाई इसी में जाती हैं, फुफ्फुस के अंदर पाई जाती हैं। और उन नलिकाओं से कहां पर? कूपिकाएं, कूपिकाएं, कूपिकाएं पाई जाती हैं, वहां पर पहुंचता है। तो इस तरह से जो फुफ्फुस होती है वहां पर छोटी छोटी नलिकाएं, और अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अलंकृत समाप्त हो जाता है। और गुब्बारे जैसी एक संरचना होती है, वहां पर जाकर समाप्त हो जाता है। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिनसे गैसों का विनिमय हो सकता है। विनिमय मीन्स होता है आदान प्रदान। अब ऑक्सीजन जो लेते हैं हम अंदर, अगर उसको अंदर रखे रहें तो नुकसान कर जाएगी, इसलिए आदान प्रदान जरूरी है, नहीं विनिमय जरूरी है। तो यहाँ पर कूपिकाओं में जो है छोटी छोटी नलिकाओं में रक्त भी प्रभावित होता है। क्या होता है? रक्त भी प्रवाहित होता है। अब रक्त जो है, जब फेफड़े जो हमारा हार्ट होता है, जो हृदय होता है, उसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह का रक्त बहता है। अच्छा, शुद्ध रक्त कौन सा होता है? जो शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त, ये शुद्ध होता है। अशुद्ध, अशुद्ध रक्त कौन सा होता है? ऑक्सीजन रहित। ये इस तरह, तो शुद्ध रक्त होगा ऑक्सीजन युक्त और अशुद्ध रक्त होगा ऑक्सीजन रहित। जो शुद्ध रक्त होगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगी, और जो अशुद्ध होगा उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। तो इस तरह से जो कूपिकाएं होती हैं, तो जैसे ही हम सांस लेते हैं, हम सांस लेंगे क्योंकि हमारे पसलियों के बीच में दो फेफड़े विकसित होते हैं, जो जिनको सुरक्षा प्रदान होती है। तो जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे, तो हमारा डायफ्राम जो होता है ये फूलता है, बाहर की ओर फूल जाता है। और जैसे सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है? फिर से पिचक जाता है। एक और इस तरह से अंदर विस्तृत कोशिकाओं को भर लेती है, और शरीर में शेष कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा वायु कोशिकाओं में पहुंचता है। और फिर क्या होता है? जब ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन गया कोशिकाओं में, और वहां पर छोटी छोटी रुधिर नलिकाएं होती हैं। तो वो रुधिर नलिकाएं कैसी होती हैं? वो अशुद्ध रक्त युक्त होती हैं, यानी ऑक्सीजन रहित होती हैं। फिर उसमें जो जैसे जो ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन जैसे ही मिल जाता है उसमें, उन रक्त नलिकाओं में जैसे ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ऑक्सीजन मिलते ही वो शुद्ध हो जाती है। कैसे हो जाते हैं? वो शुद्ध रक्त हो जाता है, यानी ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। फिर वह हृदय में जाता है, और हृदय में जाकर फिर पूरे शरीर पे पहुंचता है। और फिर जो अशुद्ध रक्त होता है फिर वापस आकर फिर वो सीधा कोशिकाओं में आता है, और कार्बन डाई को जो है वहां पे स्थापित करके ऑक्सीजन को लेकर फिर जो है वही क्रिया। तो ये क्रिया निरंतर हमारी चलती रहती है। अब इसके बाद एक वायु कोशिकाओं में रुधिर कोशिकाओं का जाल बहुत बड़ा होता है, और इसी तरह से पूरे शरीर पर हमारे जो है ऑक्सीजन का प्रभाव होता रहता है, और हमारा रक्त जो शुद्ध होता रहता है। अब शरीर का आकार बढ़ने के साथ साथ अकेले विषण दाब शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की सप्लाई दक्षता पूर्वक नहीं कर सकता। अब ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो एक रक्त नहीं कर सकता, तो इसके लिए, इसको पूरा करने के लिए हमारे रक्त में एक ऐसा जो है पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हमारे रक्त में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, कभी क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो रक्त का रंग लाल होने का कारण है हीमोग्लोबिन की मात्रा का होना। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त लाल होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन की उच्च बंधुता को बनाए रखता है और वर्णक प्रदान करता है। वर्णक का मतलब होता है वर्णक, वर्णक का मतलब होता है रंग। वर्णक का मतलब क्या होता है, रंग प्रदान करता है हीमोग्लोबिन। वही चीज हमने बताया कि लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है और ये जंतुओं में श्वसन वर्णक के रूप में कार्य करता है और ये एक उच्च बंधुता बनाए रखता है। तो आज की वीडियो में फिलहाल हम जो है इतना ही आपको बता दे रहे हैं कि पादप श्वसन किस तरह करते हैं, जंतु श्वसन किस तरह करते हैं और जो है मनुष्य में श्वसन क्रिया कैसे पूरी होती है। तो मनुष्यों में श्वसन की जो क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, वो श्वसन क्रिया हमारे फेफड़ों में पूरी होती है। तो आज की वीडियो में हम जो है इतना बता दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलेंगे ताकि जो है आपको याद बना रहे और कोई समस्या ना हो। अगर कोई समस्या होती है वीडियो में तो आप जो है हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम जो है उस समस्या को दूर कर सकें या कोई समाधान उसके लिए निकाल सकें। और सभी लोग वीडियो को देखें। धन्यवाद।